नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हम एक निर्वाचन क्षेत्र की उसकी आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़ में। यहाँ के आंकड़े, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोग हमें शासन के बारे में वो सब कुछ सिखा सकते हैं जो शायद बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखाती। ये एक खाका है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना हो तो पहले उसकी मिट्टी को समझना पड़ता है। मनेंद्रगढ़ नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कोयले की राख पर बनी उम्मीदों की कहानी है। ये उन जंगलों और नदियों की कहानी है जिन्होंने यहाँ के आदिवासी समुदायों को सदियों से पाला पोसा है। यहाँ हर मोड़ पर एक नई राजनीतिक परत खुलती है, और यही बात इसे शासन की चुनौतियों को समझने के लिए एक बिल्कुल सही केस स्टडी बनाती है। तो हमारी इस यात्रा का नक्शा बिल्कुल साफ है। हम जमीन से शुरू करेंगे, फिर हम जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे, उस फैसले के पीछे के कारणों की गहराई में उतरेंगे, यहाँ के चुनावी इतिहास की अस्थिरता को देखेंगे और आखिर में शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश करेंगे जो भरोसे और विश्वास पर आधारित हो। हर राजनीतिक कहानी की जड़ें ना लोगों की रोजी रोटी में होती हैं। मनेंद्रगढ़ की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है। यहाँ की आजीविका, यहाँ के लोग और उनके बीच का जो तनाव है, वही यहाँ की राजनीति को असल में दिशा देता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये जीते जागते समुदाय हैं। लगभग 47% आबादी अनुसूचित जनजाति है। गोंड, बैगा, पांडो, ये वो लोग हैं जिनकी पहचान इस जमीन से गहराई से जुड़ी हुई है। फिर लगभग 9% अनुसूचित जाति और बाकी 44% में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये इतना पेचीदा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे हल्के में नहीं ले सकता। हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं क्योंकि हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं और अपनी शिकायतें भी। मनेंद्रगढ़ की कहानी एक नहीं बल्कि दो शहरों की कहानी है। एक तरफ है चिरमिरी, कभी कोयले की खदानों से धड़कने वाला शहर, जहाँ की हवा में कोयले की गंध थी और लोगों की जेब में उम्मीद। आज वो खदानें बंद हैं और शहर आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ है मनेंद्रगढ़ शहर, जिसे 2022 में नया जिला मुख्यालय बनाया गया। यहाँ प्रशासनिक दफ्तर तो आए, लेकिन इस बदलाव ने एक नया तनाव भी पैदा कर दिया। एक शहर अपनी पहचान खो रहा है और दूसरा एक नई पहचान बना रहा है, और इन दोनों के बीच का संघर्ष ही यहाँ की राजनीति का केंद्र बन गया है। तो अब जब हमने जमीन की हकीकत को समझ लिया है, तो चलिए 2023 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। और याद रखिएगा, ये आंकड़े महज संख्याएं नहीं हैं, ये लोगों की आवाज हैं। 48,503 ये वो संख्या है जिसने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल को जीत दिलाई। ये सिर्फ एक जीत का आंकड़ा नहीं, ये एक बदलाव की लहर का साफ संकेत है। और दूसरी तरफ 36,623 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश सिंह वकील को मिले वोट हैं। ये आंकड़ा हार का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का है जो शायद पूरी नहीं हो पाई। और दोनों के बीच का फासला 11,880 वोट। एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां हार जीत का फैसला अक्सर कुछ हजार वोटों से होता आया हो, इतना बड़ा अंतर एक राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। यह हमें बताता है कि लोगों में असंतोष बहुत गहरा था। ये वोट शेयर का बंटवारा कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। बीजेपी को 48% से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस 36% पर रह गई। लेकिन असली कहानी तीसरे खिलाड़ी में छिपी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी, जिसे 10% से ज्यादा वोट मिले। इसका सीधा मतलब है आदिवासी वोटों का बंटवारा। यह दिखाता है कि एक बड़ा तबका राष्ट्रीय पार्टियों से हटकर एक विकल्प तलाश रहा था, और इस तलाश ने नतीजों पर सीधा असर डाला। तो आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस जनादेश को जन्म दिया। मतदाताओं की नाराजगी के पीछे की असली वजह क्या थी? जरा ये आवाज सुनिए। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि चिरमिरी के हर उस परिवार की आवाज है जिसने कोयला खदानों के बंद होने का दर्द झेला है। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, ये पहचान का संकट था। जब हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, तो उनका गुस्सा वोट में बदलना स्वाभाविक है। और जब लोग दर्द में होते हैं तो वे अपने नेता को ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि उनका चुनावा प्रतिनिधि उनके साथ है ही नहीं।
निष्क्रिय या अनुपस्थित विधायक, ये धारणा बहुत शक्तिशाली होती है। इसका मतलब है कि शासन और जनता के बीच का जो पुल था वो टूट चुका था। ये राजनीतिक उपेक्षा की भावना थी जिसने सत्ता विरोधी लहर को सबसे ज्यादा हवा दी। और इस मोड़ पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो हमारा संवाद हो, हमारी बातचीत हो, वो हमेशा जिम्मेदार होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक नागरिक की गरिमा को बनाए रखने के बारे में है, खासकर तब जब हम शासन की कमियों पर बात कर रहे हों। मनेंद्रगढ़ का 2023 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास को, इसकी अस्थिरता को देखना होगा। पिछले 2 दशकों के चुनावी पैटर्न हमें एक बहुत गहरी कहानी बताते हैं। ये टेबल एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाती है। आप 2008 से देखिए, कांग्रेस जीती पर मार्जिन सिर्फ 1354 वोटों का था। 2013 में पासा पलटा, भाजपा 4239 वोटों से जीती। 2018 में फिर से बदलाव, कांग्रेस 3410 वोटों से वापस आ गई। और फिर 2023 में भाजपा की एक तरफा जीत। ये एक पेंडुलम की तरह है जो हर 5 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा है। तो यहाँ का सार ये है कि मनेंद्रगढ़ के मतदाता किसी भी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं। वे प्रदर्शन के आधार पर फैसला करते हैं। वे बदलाव से डरते नहीं, बल्कि वे बदलाव की मांग करते हैं। 2023 का नतीजा इसलिए असाधारण था क्योंकि इस बार पेंडुलम सिर्फ दूसरी तरफ गया ही नहीं, बल्कि बहुत जोर से गया, जो मतदाताओं के गहरे असंतोष का सीधा प्रमाण है। तो सवाल ये है कि जब विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा कैसे बनाया जाए? चलिए, अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये एक रणनीतिक खाका है जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों से दोबारा जुड़ने पर आधारित है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला, चुनावी स्तर पर हर समुदाय, हर बूथ तक पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर पार्टी के ढांचे को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना और इसमें खासकर युवाओं को जोड़ना। तीसरा, एक नैरेटिव बनाना, एक ऐसी कहानी जो लोगों की भाषा में उनके मुद्दों की बात करे। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और सही तकनीक का उपयोग करना। ये रणनीति 90 दिनों के एक ठोस प्लान पर टिकी है। पहले 30 दिन है पुनर्निर्माण और सर्वेक्षण के, मतलब जमीन पर जाकर लोगों की शिकायतें सुनना, समझना कि असल समस्या कहाँ है। अगले 30 दिन है मुद्दा आधारित अभियान के, उन शिकायतों को एक आवाज देना, यात्राएं निकालना। और आखिरी 30 दिन है समेकन और लामबंदी के, यानी उस बनी हुई ऊर्जा को एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल देना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और बुनियादी मूल्य को हमेशा याद रखना जरूरी है। जब हम डेटा आधारित राजनीति की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है। लोगों की जरूरतों के बारे में जानकारी उनकी सहमति से ही इकट्ठी की जानी चाहिए, और उनकी निजता का सम्मान करना एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो आगे का रास्ता क्या है? ये रास्ता डेटा से शुरू होता है, लेकिन इसकी मंजिल एक नया जनादेश है। एक ऐसा जनादेश जो सिर्फ वोटों की गिनती पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर आधारित हो। और अंत में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या डेटा, लोगों की शिकायतों का निवारण और जमीन पर वास्तविक जुड़ाव पर आधारित कोई भी रणनीति मतदाताओं के गहरे असंतोष को शासन के लिए एक सकारात्मक जनादेश में बदल सकती है? इस सवाल का जवाब ही मनेंद्रगढ़ और शायद भारत के कई और निर्वाचन क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.